तो मैं काफ़ी दिनों से टर्म इंश्योरेंस पर रिसर्च कर रहा था क्योंकि मुझे खुद के लिए एक टर्म इंश्योरेंस चाहिए और मैं चाहता हूँ कि 26 साल का होने से पहले पहले ही खरीद लूँ। बट जैसे ही मैंने रिसर्च स्टार्ट करी तो गूगल और यूट्यूब ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मैं HDFC, ICICI, मैक्स लाइफ इन सब के एड्स इतनी बार देख चुका हूँ कि अब तो मुझे रट चुके हैं। और वहीं हर इंसान का कन्फ्यूजन डबल हो जाता है क्योंकि अब हर कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट में यही बोलेगी कि हम बेस्ट हैं, आप टर्म इंश्योरेंस हमसे ही खरीदिए। और मैं इसको हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकता क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का मतलब अगर मुझे कुछ हो जाता है और मेरी फैमिली को बाद में क्लेम चाहिए तो वो क्लेम पास होना चाहिए। अगर कंपनी ने उस दिन पैसे देने से मना कर दिया तो आज मेरा वो इंश्योरेंस लेना भी वेस्ट है और मैं अपनी फैमिली का फ्यूचर भी प्रॉपरली सिक्योर नहीं कर पाया। तो मैंने इसीलिए खूब रिसर्च करी और रिसर्च के दौरान मुझे जितना भी पता चला मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको A to Z बताऊंगा टर्म इंश्योरेंस के बारे में, साथ में कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा, ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जो कंपनीज नहीं चाहती आपको पता चले। बट मैं कंपनीज के लिए नहीं, मैं आपके लिए काम करता हूँ। और क्योंकि रिसर्च बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई थी तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके आपके लिए एक 5 स्टेप प्रोसेस बनाया है जिसको यूज़ करके आप किसी भी साल की बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी ढूंढ निकाल सकते हैं। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भले ही कंपनी कितनी भी बढ़िया हो, हर साल हर कंपनी कुछ क्लेम्स रिजेक्ट करती है, तो उस रिजेक्शन से आपको कैसे बचना है पॉलिसी लेते समय ही मैं आपको वो भी बताऊंगा। और लास्ट में छुपी है एक बोनस टिप जिससे आप अपने हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। सबसे पहले आपको टर्म वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म का मतलब आप एक सर्टेन एज तक का ही इंश्योरेंस ले सकते हैं, जीवन भर का इंश्योरेंस आपको नहीं मिल रहा है। बट इसमें घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि होल लाइफ इंश्योरेंस नाम की भी एक चीज़ होती है जो बहुत ही इलॉजिकल होती है। एक तो उसका प्रीमियम 6-7 गुना ज़्यादा होता है, ऊपर से आपको होल लाइफ इंश्योरेंस की कोई खास नीड भी नहीं है। आपको अपने आप से ये पूछना है कि आपकी ऐसी कौन सी एज होगी जिस एज में आने के बाद आप पर कोई भी डिपेंडेंट नहीं बचेगा। फॉर एग्जाम्पल 65 साल की एज में मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपके बच्चों की एज 30 साल के आसपास होगी और 30 साल में बच्चों का करियर शुरू हो चुका होता है और वो अपने पैरों पे खड़े हो चुके होते हैं। उस दिन के बाद से आपके ऊपर अगर कोई डिपेंडेंट नहीं है तो आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत भी नहीं है। लोग ज़बरदस्ती पैरानॉइड होके होल लाइफ इंश्योरेंस की तरफ देखते हैं बट इट्स वेरी इलॉजिकल। आपको बस वो एज डिसाइड करनी है जिस एज के बाद आप पर कोई डिपेंडेंट नहीं है। तो ज़्यादातर लोगों के लिए 65 इज़ अ गुड नंबर। बट यहाँ पे मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिली। अगर मैं किसी एग्रीगेटर के पोर्टल पे चेक करूँ 65 साल और 75 साल के प्रीमियम में कितना डिफरेंस है तो मात्र 10 रुपए का डिफरेंस हो सकता है या 50-100 का भी हो सकता है। तो अगर आपके लेते समय भी ऐसा ही डिफरेंस हो तो आप भी कंफर्टेबली 75 साल का इंश्योरेंस ले सकते हो। अब जरा ये जान लेते हैं कि जब लाइफ इंश्योरेंस की बात आती है तो टर्म इंश्योरेंस को बेस्ट क्यों बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इंश्योरेंस कवर आपको बहुत हाई मिलता है। कितना हाई मिलता है? आपकी इनकम का 25 गुना तक मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक साल में 5 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस आराम से मिल सकता है। और अगर आपकी फ्यूचर में इनकम बढ़ जाए तो आप इंश्योरेंस को भी टॉपअप आराम से करवा सकते हैं। अब इस 1 करोड़ के इंश्योरेंस कवर के लिए जो प्रीमियम होगा वो आपकी एज पे डिपेंड करेगा। मेरी एज 25 साल है तो 25 साल की एज में मुझे मोस्ट कंपनीज 800 रुपये से 1000 रुपये पर मंथ प्रीमियम चार्ज करती हैं और यही इसकी स्पेशलिटी है। जितना कम एज में ले लोगे वो प्रीमियम उधर ही फिक्स हो जाएगा, फिर फ्यूचर में कभी नहीं बढ़ेगा। इस 1000 रुपये के साथ साथ मैं 1-2 राइडर्स भी ले लूँ जो मैं आपको आगे बताऊंगा तो मेरा प्रीमियम 1500 या 1600 के आसपास हो जाएगा। यानी 1 करोड़ के इंश्योरेंस कवर के लिए मैं सालाना सिर्फ 15,000 रुपये स्पेंड करूंगा जो कि बहुत अच्छी बात है। और यही 1 करोड़ का इंश्योरेंस अगर आपको होल लाइफ में चाहिए तो 6 से 7 हज़ार रुपये का प्रीमियम देना पड़ेगा जो मेरे हिसाब से इलॉजिकल है। अगर आपके पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम है तो आप उसको इन्वेस्ट करिए। अब अगर आपने भी मेरी तरह इंश्योरेंस पे रिसर्च करी है और गलती से किसी एजेंट से बात कर ली है तो आपने यूलिप और एंडोमेंट प्लान के बारे में भी सुना होगा। और अगर आपने सुना है तो बस एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो क्योंकि दीज आर वर्स्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि ये टर्म इंश्योरेंस के जस्ट उल्टे होते हैं। क्योंकि इसमें कवर तो बहुत कम मिलता है और उस कवर के बदले आपको प्रीमियम बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख के कवर के लिए आपको 1 साल में 50,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब आप मुझे ये बताओ कि आपके जाने के बाद आपकी फैमिली का 5 लाख में क्या होगा। जहां आपको टर्म में 15,000 में 1 करोड़ मिलता है, यहीं आपको 50,000 में सिर्फ 5 लाख ही मिलता है। और एजेंट्स के पास इसका भी आर्ग्यूमेंट होता है। वो बोलते हैं कि 50,000 में से कुछ पार्ट आपका इन्वेस्ट हो जाएगा और 10-15 साल बाद आपको 10-15 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। वो भी एकदम गिमिक है, उससे भी आपको दूर रहना है। क्यों? क्योंकि पहली बात,
इंश्योरेंस कवर से आप सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। अगर आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए, और यूलिप और एंडोमेंट प्लान वो आपको नहीं दे सकते। और दूसरी बात, अगर आप इन्वेस्टमेंट एक बार कंसीडर कर भी रहे हैं तो बस उस एजेंट से ये पूछिए कि आप मुझे 10-15 लाख रुपए मत बताओ, आप मुझे ये बताओ कि मेरा पैसा सालाना कौन सी रेट से ग्रो करेगा। वो आपको नहीं बता सकते, क्योंकि वो बहुत ही एम्बैरेसिंग रेट है, इन्फ्लेशन को भी बेयरली बीट करती है। तो ना तो वो अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, ना ही वो अच्छा इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। तो आई होप अब तक आप समझे होंगे कि टर्म इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है आपके लिए। अब जानते हैं कि बेस्ट टर्म इंश्योरेंस कंपनी कैसे चुननी है। सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए क्लेम सेटलमेंट रेशो। क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या होता है? मान लीजिए कंपनी के पास 100 क्लेम्स आए, उस कंपनी ने 98 क्लेम्स उसमें से पास कर दिए और 2 क्लेम्स को कर दिया रिजेक्ट, तो क्लेम सेटलमेंट रेशो बना 98%, विच इज़ अ गुड नंबर। अब ये क्लेम सेटलमेंट रेशो, जिसको शॉर्ट में CSR भी बोल सकते हैं, ये चेक कैसे करना है? ये ओरिजिनली तो पब्लिश होते हैं IRDA की रिपोर्ट में, बट ज़्यादातर अच्छी कंपनीज के जो क्लेम सेटलमेंट रेशो है वो काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, 97%, 98 या 99% भी हो चुके हैं। तो कंपनीज अपनी वेबसाइट पे भी प्राउडली दिखाती हैं, या फिर आप एग्रीगेटर्स जैसे पॉलिसी बाजार पे जाकर भी ये चेक कर सकते हो। और आगे जो मैं आपको डेटा पॉइंट्स बताऊंगा वो भी मैंने IRDA की रिपोर्ट से उठाए हैं। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये टॉप 10 कंपनीज हैं जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशो 97 या उससे ज़्यादा है, और बाकियों को अपन ने कर दिया है रिजेक्ट। इस टॉप 10 में काफ़ी बड़े नाम आ गए, जैसे कोटक, HDFC, ICICI, मैक्स लाइफ एटसेट्रा। बट अब प्रॉब्लम ये है कि हर कंपनी अपना क्लेम सेटलमेंट रेशो काफ़ी हाई रखती है, क्योंकि उसको पता है कस्टमर सबसे पहले यही चेक करता है। तो इसीलिए आपको एक दूसरी चीज़ देखनी है। वो दूसरी चीज़ है अमाउंट सेटलमेंट रेशो। पुराना वाला ही एग्जांपल लेते हैं। कंपनी के पास 100 क्लेम्स आए, कंपनी ने 98 क्लेम्स को पास कर दिया। अब आप ये अज्यूम करिए कि वो जो 100 क्लेम्स थे उनकी टोटल वैल्यू थी 10 करोड़ रुपए, और कंपनी ने जो 2 क्लेम रोके उन क्लेम्स की वैल्यू थी 50-50 लाख। तो कंपनी के पास टोटल 10 करोड़ का क्लेम आया और कंपनी ने पास कितना किया? 9 करोड़ रुपए। तो यहां से अगर अमाउंट सेटलमेंट रेशो निकालें तो बनता है 90%। तो इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी के लिए क्लेम सेटलमेंट रेशो हाई दिखाना काफी इजी बात है। वो 100 में से छोटे छोटे क्लेम्स पास कर सकती है और बड़े बड़े क्लेम्स रोक सकती है। तो इससे उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो अच्छा दिखेगा, बट अमाउंट सेटलमेंट रेशो अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये भी आपको चेक करना है कि हर कंपनी का अमाउंट सेटलमेंट रेशो कितना है, और ये मिलेगा IRDA की एनुअल रिपोर्ट में, जो 200 पेज से भी बड़ी होती है। और रिपोर्ट हर साल नहीं आती है, तो आपको हर साल 200-200 पेज की रिपोर्ट नहीं पढ़नी है। मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल एक एक्सेल फाइल बनाई है, जिसमें मैंने IRDA की रिपोर्ट से सारा काम का डेटा कंपाइल कर दिया। उस रिपोर्ट को मैं हर साल अपडेट भी करता रहूँगा। तो जब भी आपको फ्यूचर में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बस आप वो एक्सेल डाउनलोड कर लेना, और जब भी आप डाउनलोड करोगे वो लेटेस्ट अपडेटेड मिलेगी आपको। तो जब मैंने अमाउंट सेटलमेंट रेशो चेक किया तो ये टॉप 10 कंपनीज निकल कर आती हैं, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे नाम हैं। कोटक है, ICICI, HDFC, मैक्स लाइफ, इवन कुछ ऐसे नाम हैं जो मुझे नहीं पता थे, आइगॉन एंड अवीवा। तो मैंने सिर्फ 90 या 90+ वाली कंपनीज को ही चुना है, बाकियों को मैंने रूल आउट कर दिया है। और टॉप 10 में भी सबसे ज़्यादा अमाउंट सेटलमेंट रेशो है टाटा का, 96% पे। अब जो मैं चीज़ें चेक करूंगा वो मैं सिर्फ इन टॉप 10 कंपनीज के लिए चेक करूंगा, बाकियों को मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब आपको चेक करना है क्लेम रिजेक्शन रेशो। कई बार क्या होता है कि कंपनी के पास बहुत सारे क्लेम्स आते हैं, उसमें से कुछ क्लेम्स अभी भी अंडर प्रोसेस चल रहे होते हैं और वो सेटलमेंट रेशो में दिखते नहीं हैं। तो आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि कंपनी ने 100 में से कितने क्लेम्स अपफ्रंट रिजेक्ट कर दिए, और मैं उन्हीं कंपनीज को सेलेक्ट करूंगा जिनका क्लेम रिजेक्शन रेशो 1% से नीचे है। तो यही टॉप कंपनीज का अगर मैंने क्लेम रिजेक्शन रेशो निकाला तो मैंने भारती, आइगॉन, अवीवा, मैक्स लाइफ, ICICI एंड इवन कोटक, इन सबको मैंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इनका 1% से ऊपर क्लेम रिजेक्शन रेशो है। तो अब मेरे पास बचे LIC, HDFC और टाटा AIA। इसके बाद मैं इनका AUM भी देखूंगा। AUM मतलब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी कितना ज़्यादा पैसा मैनेज कर रही है, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपनी अगर पैसा मैनेज कर रही है उतनी ज़्यादा कंपनी केपेबल है क्राइसिस के टाइम पर ज़्यादा लोगों का क्लेम पास करने के लिए। तो मैं अगर इन्हीं 3 कंपनीज का AUM देखूं तो LIC ऑफ कोर्स उसका तो 20 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट पाकिस्तान के GDP के बराबर। मारो मुझे मारो। HDFC का है 37,000 करोड़ रुपीस और टाटा AIA का है 16,000 करोड़ रुपीस। तो तीनों कंपनीज के AUM काफी अच्छे हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब फाइनली आपको एक और चीज चेक करनी है, वो है सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो क्या होता है? इसका मतलब कंपनी की जो लाइबिलिटीज हैं उसके कितना गुना उनके पास एसेट्स पड़े हैं, और रूल के अकॉर्डिंग ये 150% तो होना ही चाहिए। तो हर कंपनी को 1.5 का रेशो मेंटेन करना पड़ता है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई कंटिजेंसी भी आती है तो उनके पास इनफ पैसा हो क्लेम्स पे करने के लिए। अब कंपनीज का ये रेशो हर क्वार्टर चेंज हो जाता है, तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनको रूल तो फॉलो करना ही है और 1.5 का मेंटेन करना है।
बट हम फिर भी ये देखेंगे कि जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। तो इन्हीं 3 कंपनीज का अगर सॉल्वेंसी रेशो देखें तो LIC का आता है 1.6, टाटा का है 2.68 और HDFC का है 1.88। तो तीनों के अच्छे हैं, बट यहाँ पे टाटा लीड ले लेता है। तो टॉप 3 पिक्स आए LIC, HDFC और टाटा। सबसे पहले LIC की बात करते हैं। ऑफ कोर्स देश का सबसे बड़ा इंश्योरर है, पाकिस्तान के GDP के बराबर तो इसका AUM है और पब्लिक का काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है, नो डाउट। बट जहाँ तक ट्रस्ट की बात है तो प्राइवेट सेक्टर में भी धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अब हर कंपनी को पता है कि कस्टमर जागरूक हो रहा है और कंपनीज ने अपने रेशोज अगर ढंग से मेंटेन नहीं करे तो फ्यूचर में उनकी पॉलिसीज भी कोई नहीं खरीदेगा। तो कंपनीज के ऊपर भी एक प्रेशर रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम्स पास करने हैं और अनएथिकल प्रैक्टिसेस से उनको दूर ही रहना है। दूसरा रीज़न ये हुआ कि जो हमने पिक किया है HDFC एंड टाटा, ये दोनों ही काफ़ी ट्रस्टेड नेम्स हैं। HDFC इटसेल्फ इज अ बिग ब्रांड एंड टाटा भले ही इंश्योरेंस सेक्टर में नया है बट टाटा इटसेल्फ इज अ ट्रस्टवर्दी वर्ड। तो मैं LIC को रिजेक्ट सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका प्रीमियम HDFC और टाटा के डबल से भी ज्यादा है और ट्रस्ट की बात है तो HDFC और टाटा पे मुझे पूरा ट्रस्ट है। फिर भी अगर मुझे HDFC और टाटा में से पिक करना हुआ तो मैं आज के दिन टाटा पिक कर लूंगा क्योंकि इसका अमाउंट सेटलमेंट रेशो सबसे ज्यादा था 96% पे और HDFC का 91% पे। अब जब आप फाइनली टर्म इंश्योरेंस लेने लगोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे राइडर्स के। पहला राइडर होता है क्रिटिकल इलनेस। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक्स्ट्रा कुछ इंश्योरेंस ले रहे हो और वो आपको तभी मिलेगा जब फ्यूचर में आपको कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस हो जाएगी। यूजुअली लोग इसको हेल्थ इंश्योरेंस के साथ लेते हैं बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसको टर्म इंश्योरेंस के साथ लीजिए। क्यों? क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम कभी भी बढ़ेगा नहीं, जिस एज में आपने ले लिया वहां पे फिक्स हो जाएगा। बट हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम एज के साथ साथ बढ़ता है। तो ये पर्टिकुलर क्रिटिकल इलनेस वाला राइडर आपको यहाँ पे लेने में ज़्यादा बेनिफिट है। बट इसमें भी जितने लाख का आप राइडर लोगे उतना प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो आपको लालच में आके 50-50 लाख का राइडर नहीं लेना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी है। दूसरा राइडर है एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी का। मान लीजिए कि कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए जिसमें इंसान के हाथ पैर काम करना बंद कर दे और वो काम पे नहीं जा रहा, उसकी इनकम तो उस केस में भी रुक जाएगी और तब भी फैमिली को तो सपोर्ट चाहिए। तो आप ये वाला राइडर भी ले सकते हो। अमाउंट आप खुद चूज कर सकते हो, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। बस आपको ये ध्यान रखना है जितना ज्यादा आप राइडर लोगे उतना आपका प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। तो राइडर लेते समय लालच नहीं दिखाना है, लॉजिक का यूज करना है। एंड एक और बात, जब भी आप पॉलिसी ले रहे हो चाहे जहां से भी ले रहे हो, उनके एग्जीक्यूटिव से ये राइडर्स का टर्म्स एंड कंडीशंस पूछना मत भूलना क्योंकि हर कंपनी के टर्म्स अलग अलग होते हैं और आपको लेने से पहले पूरे टर्म्स पता होने चाहिए। और मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आप पॉलिसी ले रहे हो तो ऑनलाइन लेना क्योंकि एजेंट बीच में नहीं होगा तो आपको अल्टीमेटली वो थोड़ी सस्ती पड़ेगी। और एजेंट्स आपको यूं ही डराते हैं कि अगर आप ऑनलाइन ले लोगे तो क्लेम फुलफिल नहीं होगा आपका। ये भी एकदम मिथ है। अगर आप ऑनलाइन लोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं है, उल्टा आप ही का फायदा है। तो अब बात करते हैं कि क्लेम क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं। भले ही हमने बेस्ट कंपनी चूज करी है, इतनी रिसर्च करी है, फिर भी क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं। उसका पहला रीजन ये है इम्प्रॉपर डिस्क्लोजर्स। मतलब कि पॉलिसी लेते समय आपको काफी सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू स्मोक, डू यू ड्रिंक, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है। उस केस में प्रीमियम बचाने के चक्कर में काफी लोग गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब क्लेम का टाइम आता है तो कंपनीज बहुत थरली इन्वेस्टिगेट करती हैं और उनको अगर पता चलता है कि आपने इंश्योरेंस लेते समय कुछ झूठ बोला था तो वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट उनका पूरा राइट है क्लेम रिजेक्ट करने का। तो प्रीमियम बचाने के चक्कर में आपको कोई सी भी इंफॉर्मेशन को विथहोल्ड नहीं करना चाहिए। अगर आप स्मोक करते हैं प्लीज उस पर यस टिक करिए, ड्रिंक करते हैं प्लीज उस पर यस टिक करिए। अगर आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है जो आपको लगता है डिस्क्लोज करनी चाहिए, छोटी से छोटी कंडीशन को भी आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। सेकंड रीजन हो सकता है आपके इनएक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स। मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ अलग एज है और आपने कम एज टाइप कर दी जस्ट बिकॉज आप प्रीमियम बचा सके। उस केस में भी कंपनियां आगे जाके आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। तो आप ये इंश्योर करिए कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप फाइल कर रहे हैं सारे करेक्ट होने चाहिए और उसमें कुछ भी हेराफेरी नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 बातों का आपको पूरा ध्यान रखना है ताकि फ्यूचर में आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो। अब बात करते हैं बोनस टिप की जो कंपनीज नहीं चाहती कि मैं आपको बताऊं। आपको पॉलिसी लेते समय 2 ऑप्शन दिखेंगे। पहला ऑप्शन आता है लिमिटेड पे का और दूसरा आता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम्स का। लिमिटेड पे का मतलब ये हुआ कि आप आज दुगना प्रीमियम दो हर महीने और 10 साल के बाद आपको कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, आपकी पॉलिसी फ्री हो गई। और रिटर्न ऑफ प्रीमियम का मतलब आप दुगना प्रीमियम दो हर महीने बट पॉलिसी खत्म होने तक अगर डेथ नहीं होती है तो आपको पूरा प्रीमियम वापस मिल जाएगा। अब यहाँ पे 2 फैक्टर आ जाते हैं, फियर और ग्रीड। ये फियर और ग्रीड की वजह से कभी कभी आपका जजमेंट खराब हो जाता है। आप ये सोचिए कि इंश्योरेंस आपके पर्सनल फाइनेंस का सिर्फ एक पार्ट है। आपको म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना है, आपको स्टॉक्स में भी करना है, आपका FD होगा, PPF होगा, EPF भी होगा। और इंश्योरेंस लेते समय हम ये सब कुछ भूल के सिर्फ एक चीज पे फोकस करते हैं, वो है हमारी डेथ।
कि हम मर जाएंगे उसके बाद कितना ज़्यादा फायदा होगा या हम नहीं मरे तो हमें कितना फायदा होगा। और इस चक्कर में जितना प्रीमियम देना चाहिए हम उससे दुगना पे करने को तैयार हो जाते हैं। जबकि अगर हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है तो उसको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि जीते जी भी हम वेल्थ बना सके। हम इंश्योरेंस लेते समय सिर्फ यही फोकस कर रहे हैं कि मरने के बाद क्या होगा, बट ये भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि अगर जी लिए इतने साल तो फ्यूचर में वेल्थ चाहिए या नहीं चाहिए। तो भले ही आपको इंश्योरेंस कंपनीज कितना भी फोर्स करें, ये दोनों ऑप्शन से आपको दूर रहना चाहिए मेरे ओपिनियन में। आप जरा ये सोचो, आपसे दुगना प्रीमियम लेके कंपनी क्या करेगी? वो भी तो उसको इन्वेस्ट करके कहीं कमाएगी, बट उसका फायदा आपको नहीं मिल रहा। इससे बढ़िया है आप इन्वेस्ट करके खुद के लिए वेल्थ क्रिएट करो व्हाइल यू आर स्टिल अलाइव। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, काफी मेहनत लगी है। इसको प्लीज शेयर करिए उन सभी लोगों के साथ जिनकी नई नई जॉब लगी है, ताकि कम एज में वो अपना इंश्योरेंस ले सके। और मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द आपसे एक और नए वीडियो में। मीनवाइल कम ऑन इंस्टाग्राम। बाय।